नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के टॉपिक्स की। और सामान्य विज्ञान के ऐसे टॉपिक जो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के अंदर इनसे बनते हैं। चाहे भले आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भले आप LDC की कर रहे हैं, चाहे आप जो है आने वाली वैकेंसी CET हो सकती है, अगर CET नहीं होता है तो पटवार, ग्राम सेवक, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप ये उन सभी के अंदर सामान्य विज्ञान को बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और पिछले जो क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ामों के अंदर, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं, तो उसी बेसिस पे अपन जो है तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, जहां पर बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लाइव सेशंस आने वाले हैं, तो आप उनको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक की अपन बात करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है आज का, देखिएगा आज का जो टॉपिक है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मानव जनन तंत्र है। ठीक है, मानव जनन तंत्र के अंदर अगर आप मानव जनन तंत्र पढ़ने से पहले हम ये बात करेंगे कि जनन होता क्या है, जनन से क्या मतलब है, जनन केवल मानव के अंदर ही होता है या सभी जीवों के अंदर होता है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि जनन जो है हर जीव के अंदर होता है, चाहे भले वो पादप हो सकता है, कवक है, बैक्टीरिया है, इन सब के अंदर क्या होता है, जनन होता है। तो जनन का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सी आप एक परिभाषा लिख देंगे कि भाई जनन का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा आप यहाँ पे जनन की बात करें अगर अपन, तो जनन का मतलब होता है कोई भी जीव जो है अपने समान संतति उत्पन्न कर रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जीव, कोई भी सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्रिया जो है क्या कहलाती है, उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनन जो है अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। जनन जो है अपने आप में एक वाइड टॉपिक है। जनन जो है अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है, कायिक जनन भी होता है। तो ये अलग अलग अपन जो है इसके जनन के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कायिक जनन भी होता है, जब कभी अपन जनन का पूरा टॉपिक लेंगे तब अपन बात करेंगे इसकी। अभी मैं आपको केवल जो है नाम बता रहा हूँ। अलैंगिक जनन भी होता है और तीसरा जो है आपका लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी होता है। तो ये जनन के प्रकार है। कायिक जनन का मतलब है कि भाई बॉडी का कोई पार्ट्स है, जैसे अपन बडिंग देखते हैं। ठीक है, कि भाई कोई बॉडी का पार्ट है वो अलग होके एक नया जीव बना रहा है, तो वो कायिक जनन है। काय मतलब बॉडी होता है, तो बॉडी से अलग होके अगर कोई जीव बन रहा है नया तो वो कायिक जनन हो गया। या अलैंगिक जनन है जिसके अंदर लैंगिक अंगों का विकास नहीं होता है। लैंगिक जनन है तो लैंगिक के अंदर लैंगिक अंगों के माध्यम से जब जनन होता है तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव के अंदर अगर अपन पढ़ेंगे तो मानव के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये जनन का मतलब हो गया कि भाई यहाँ पे कोई भी सजीव जो है वो अपने समान अगर संतति उत्पन्न करता है तो उत्पन्न करने की जो ये क्रिया है ये क्या कहलाएगी, जनन कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो आप मानव जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र के अंदर हम सबसे पहले जो है नर जनन तंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र के अंदर जो जनन होता है उस जनन के कुछ स्टेप्स अपनों को पता होने चाहिए कि भाई जो जनन हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है या उसके क्या स्टेप है, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर। तो देखो जो स्टेप आते हैं हमारे, उन स्टेप को आप अच्छे से देखिए कि भाई जो स्टेप होता है हमारे, कि भाई ये स्टेप है। सबसे पहले अगर जनन होगा तो वो किस बेसिस पे होगा, भाई जनन कोशिका कोई भी बनती है तो वो किस आधार पे बनता है, तो हम कहते हैं कि भाई जनन कोशिका जो है अंडाणु है, शुक्राणु है, इनसे बनता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है युग्मक जनन।
ये क्या होता है, युग्मक जनन होता है। सबसे पहले तो युग्मक बनेंगे, सबसे पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, शुक्र जनन होगा। क्या होगा, शुक्र जनन होगा, या फिर क्या होगा, अण्ड जनन होगा, या फिर क्या होगा, अण्ड जनन, शुक्र जनन या अण्ड जनन होगा। सबसे पहले क्या होगा, शुक्र जनन या अण्ड जनन होगा। शुक्र जनन या अण्ड जनन के बाद अगर आप मेल के अंदर देखोगे तो मेल के अंदर इसके बाद क्या होगा, मेल के अंदर इसके बाद वीर्य सेचन होगा। शुक्र जनन होने के बाद जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो शुक्राणुओं का निर्माण किसके अंदर होता है, वृषण के अंदर होता है। तो वृषण के अंदर हमारी जो अलग अलग ग्रंथियां हैं, शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, काउपर्स है, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा के अंदर जब शुक्राणु मिल जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, वीर्य सेचन होता है। वीर्य सेचन का मतलब होता है कि भाई, वीर्य सेचन का मतलब है कि वीर्य का मादा योनि के अंदर प्रवेश करना या स्थानांतरण करना। मादा योनि के अंदर देखो, वीर्य का मादा योनि में, मादा योनि में स्थानांतरण, मादा योनि में स्थानांतरण। अब आप देखो, मादा योनि के अंदर जब वीर्य चला जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तो उसके बाद मादा योनि से फिर ये क्या होगा, गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर जो शुक्राणु है, शुक्राणु आगे किसके अंदर जाएंगे, शुक्राणु आगे जाएंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर है अंडा, अंडाणु कोशिका है वहां पे। और अंडाणु कोशिका वहां पे अगर है तो अंडाणु और शुक्राणु का क्या होगा, वहां पे संयुग्मन होगा। और ये जो अंडाणु और शुक्राणु का जो संयुग्मन होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निषेचन। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन जो है, इसको फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, अंडाणु व शुक्राणु का संयुग्मन, अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु का संयुग्मन होता है। क्या होता है, संयुग्मन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निषेचन। और ध्यान रखिएगा, निषेचन जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ये जो निषेचन होता है वो मादा के किस भाग के अंदर होता है, मादा जननांगों के किस भाग के अंदर, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये होता है। ये अपन जब मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद यहाँ पे किसका निर्माण होगा, अभी निषेचन होने के बाद यहाँ पे निर्माण होता है जाइगोट का। किसका निर्माण होता है, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है। भाई इसका संयुग्मन जब होगा ना, तो संयुग्मक होने के बाद, संयुग्मन होने के बाद जो है यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये अंडाणु और शुक्राणु कोशिका मिलकर जो है इसका जाइगोट का निर्माण करती है। ठीक है, और ये 2n कोशिका होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, विभाजन होता है। इसके अंदर आपको ये जो जाइगोट है युग्मनज, इसके अंदर 23 युग्मक, इसके अंदर आपको 23 युग्मक जो है ये किसके मिलेंगे, मादा के मिलेंगे। और 23 युग्मक ही किसके मिलेंगे, इसके अंदर 23 युग्मक ही आपको नर के मिलेंगे। किसके, नर के। ठीक है, इसके अंदर आपको युग्मनज जो जाइगोट बनेगा उसमें 23 युग्मक किसके होंगे, मादा के, और 23 ही किसके होंगे, जो है नर युग्मक इसके अंदर होंगे। युग्मनज के बाद, युग्मनज के बाद जो है यहाँ पे ये जैसे ही युग्मनज बनेगा, भाई यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये मादा है और मादा का ये क्या है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई ये जो है यहाँ पे गर्भाशय है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं अपन। तो यहाँ से अपन जो है ये इस तरह से फैलोपियन ट्यूब को देखते हैं। ठीक है, ये हमारे अंडाशय हो जाएंगे। ठीक है, ये अंडाशय हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप देखो ये निषेचन, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है।
ये आपकी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे कोशिका बनी है, कौन सी कोशिका बनी है, युग्मनज बना है, जाइगोट बना है। अब इस जाइगोट का क्या होता है, विकास होता है। जाइगोट का विकास होगा, 2 की कोशिका जो है 4 होगी, 4 की 8 होगी, 8 की 16 होगी, 16 से 32 होगी। तो इसके अंदर गैस्ट्रुला है, मोरुला है, कॉरक पुड्डी है, अलग अलग जो है इसके अंदर स्टेप आएंगे। लेकिन फाइनली जो है ये किसके अंदर आएगा, गर्भाशय के अंदर आएगा। फाइनली ये किसके अंदर आएगा, गर्भाशय के अंदर आएगा। और गर्भाशय के अंदर आके ये एक दीवार से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये गर्भाशय के अंदर आगे एक दीवार से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और एक ऊतक का निर्माण होगा जिसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं जनरली। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे गर्भाशय के अंदर आके इस गर्भाशय की जो आंतरिक परत है, इस परत के साथ चिपकने की जो क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा, या हम कह सकते हैं कि जाइगोट का या भ्रूण का गर्भाशय में स्थापित होना। भ्रूण का गर्भाशय में स्थापित होना, गर्भाशय में स्थापित होना, भ्रूण का गर्भाशय में स्थापित होना। ये क्या है आपका, यहाँ पे ये क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पे गर्भावस्था शुरू होगी। क्या होगी, गर्भावस्था शुरू होगी। गर्भावस्था चलेगी 9 माह तक। मानव के अंदर कितनी, 9 माह तक गर्भावस्था चलेगी। और गर्भावस्था के बाद क्या होता है, प्रसव होता है। बाद में क्या होता है, प्रसव होता है। तो मानव के अंदर जब आप जनन तंत्र पढ़ेंगे तो उस जनन तंत्र के ये स्टेप रहेंगे कि भाई सबसे पहले युग्मक जनन होता है, जिसके अंदर मादा के अंदर देखेंगे तो अंड जनन होगा, पुरुषों के अंदर देखेंगे तो शुक्र जनन होगा। अब यहाँ पे शुक्र जनन के बाद अगर अपन मादा के पुरुषों के जनन तंत्र के हिसाब से देखें, सबसे पहले क्या होगा, वीर्य सेचन होगा। वीर्य सेचन का मतलब मादा योनि के अंदर वीर्य का जो है स्थानांतरण होना। अब ये स्थानांतरण होने के बाद इसके अंदर शुक्राणु जो है वो क्या होंगे, अंडाणु के साथ निषेचित होंगे, संयुग्मित होंगे। और अंडाणु के साथ संयुग्मित होने की ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, ये निषेचन कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे जो बन रहा है, क्वेश्चन है आपका कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो मादा के किस भाग के अंदर होगी, तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो किस भाग के अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, होने के बाद अब उस युग्मनज का क्या होगा, विकास होगा। इस जाइगोट का क्या होगा, विकास होगा। विकास होते होते ये कोशिका 16 से 32 जब हो जाएगी तो उसके बाद ये किसके अंदर होगी, ये गर्भाशय के अंदर आएगी। गर्भाशय के अंदर ये स्थापित होगी। जो गर्भाशय की आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर ये स्थापित होगी, उसको अपन इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद गर्भावस्था शुरू होगी। यहाँ पे अपरा जो ऊतक बनता है हमारा प्लासेंटा, उसका भी निर्माण हो जाएगा और इसको पोषण वोषण मिलेगा यहाँ पे। और गर्भावस्था खत्म होने के बाद क्या होता है, प्रसव होता है और एक शिशु का जन्म होगा। और एक शिशु का जन्म होगा, और शिशु का जन्म होगा तो हम जीवों को 2 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं कि जो जिस बच्चे का विकास अंडे के अंदर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। और जो जिन बच्चों का विकास गर्भाशय के अंदर होता है या जो शिशु को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। तो मानव किस तरह का जीव हुआ, एक जरायुज हुआ। मानव के किस तरह का जीव है, एक जरायुज है। ठीक है, तो ये तो सामान्य स्टेप है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या मानव के अंदर जो जनन तंत्र है उसके अंदर आपको ये कुछ स्टेप मिलेंगे। इन स्टेप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन जो है अगला स्टेप लेते हैं कि मानव जनन तंत्र के अंदर हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट, देखो मानव जनन तंत्र के अंदर देखिएगा, मानव जनन अंग, मानव जनन अंग, नर जनन अंग, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो नर जनन अंग, नर जनन अंगों की बात अपन करते हैं। यहाँ पे देखो नर जनन अंगों की बात अगर अपन करें तो यहाँ पे देखिएगा
देखिए, नर जनन अंगों के अंदर एक तो आता है आपका प्राथमिक जनन अंग, एक तो क्या आएगा प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। अब प्राथमिक जनन अंग के अंदर कौन आ रहा है, तो प्राथमिक जनन अंग के अंदर मिलेगा आपको वृषण। क्या मिलेगा, वृषण। प्राथमिक जनन अंग क्या हो गया, वृषण हो गया नर के अंदर, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनों को द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे, द्वितीयक जनन अंग के अंदर वृषण हो गया। वृषण के अलावा द्वितीयक जनन अंग के अंदर वृषण का ही भाग होगा, वृषण का ही भाग होगा अधिवृषण। क्या होगा, अधिवृषण होंगे। इसके अलावा शुक्र वाहिका होगी, शुक्र वाहिका होगी। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे शुक्र वाहिका है। इसके अलावा जो है शुक्र जालक है, शुक्र जालक है। इसके अलावा जो है मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग है। ये सब जो है किसके अंदर आएगा, ये सब जो है अब ये द्वितीयक जो है द्वितीयक जनन अंगों के अंदर मिलेंगे। किसके अंदर, द्वितीयक जनन अंगों के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। प्राथमिक जनन अंग के अंदर वृषण हो जाएगा और उसके बाद जो है अब ये द्वितीयक जनन अंगों के अंदर अधिवृषण है, शुक्र वाहिका है, शुक्र जालक है। ये सारे किसके अंदर मिल जाएंगे, द्वितीयक जनन अंगों के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे ग्रंथियों की बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रंथियां कौन कौन सी होगी, जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथियों का भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जनन ग्रंथियां देखिए, जनन ग्रंथियों के अंदर एक तो आपको मिलेगा शुक्राशय। क्या मिलेगा, शुक्राशय। एक तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे शुक्राशय, ठीक है। और एक आपको मिलेगी यहाँ पे प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। और एक आपको मिलेगी यहाँ पे काउपर्स ग्रंथियां। एक यहाँ पे क्या मिलेगी, काउपर्स ग्रंथियां मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पे, काउपर्स ग्रंथियां मिलेगी। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा गया आपसे, जो है प्रोस्टेट ग्रंथि से या जो है काउपर्स ग्रंथि से। हमें अगर अपन सामान्य विज्ञान के तौर पे देखें ना, सामान्य विज्ञान, तो आपके जो पटवारी के जो ये 25 के अंदर आपके जो ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ है, इनके अंदर आप देखो जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर जब टफ लगता है अपनों को, जनरली उसके अंदर कुछ चीजों को क्या है कि एड ऑन कर दिया होता है। एड ऑन का मतलब है कि भाई कुछ लैंग्वेज में परिवर्तन कर दिया या कुछ जो है उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट ऐड कर दिए जो सामान्यतः अपन थ्योरी में लिखते हैं। भाई आप रीड के पेपर दिए हैं आपने अगर, तो रीड के पेपर के अंदर क्या थे, रीड के पेपर के अंदर यही था कि जो थ्योरी के अंदर अपन जनरली चीजें पढ़ते हैं, भाई फैक्ट नहीं होके थ्योरी के अंदर कुछ चीजें अपन लिखते हैं, तो उन थ्योरी वाली चीजों को भी किसके अंदर शामिल कर लिया, इन कथन और निष्कर्ष के अंदर शामिल कर लिया। तो उसके अंदर वो पॉइंट ऐड हो गया, तो हमें पेपर जो है वो किस तरह का लग गया, हार्ड लग गया पेपर। बाकी जनरली पेपर के अंदर वही फैक्ट है जो हमने पढ़े हैं और हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें वही है। भाई क्वेश्चन कोई बन रहा है तो क्वेश्चन कोई दूसरी जगह से तो बन नहीं रहा है, क्वेश्चन जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है, बस उसके अंदर कुछ चीजें इधर उधर करके अपनों को दी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मानव जनन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से ये अंग होंगे जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला लेते हैं अपन कि मुख्य अंग जो है वो क्या होता है, वृषण होता है। मानव के अंदर मुख्य जनन अंग क्या है, वृषण है। तो वृषण के बारे में आप ध्यान रखिएगा, वृषण के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए वृषण के बारे में अगर अपन बात करें तो वृषण जो है, देखो यहाँ पे वृषण की बात अगर अपन करें तो वृषण जो है इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे वृषण जो है मानव के अंदर, नर के अंदर 2 जोड़ी वृषण होते हैं। कितने होते हैं, 2 जोड़ी वृषण होते हैं, ठीक है। इन वृषण के अंदर आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा दूसरी कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाई जाएगी। आप जो YouTube पे जो चीज देखते हैं उनमें सबसे बेस्ट कंटेंट देने का हमारा निश्चय है। और अगर आप जुड़ते हैं हमारे चैनल के साथ तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप जुड़े, औरों को भी जोड़ें और हमारे साथ जो है बने रहें। इसके अंदर जो है बात कर रहे थे अपन कि ये जो वृषण है, इस वृषण के अंदर ये जो हमने बनाई है ये क्या है, इनको अपन बोलते हैं वृषण पालियाँ।
ये क्या होती है, वृषण पालियां है। इनको अपन क्या बोलेंगे, ये है वृषण पालियां। एक वृषण के अंदर वृषण पालियों की संख्या देखेंगे आप तो वृषण पालियां होती है इसके अंदर 200 से 250 कितनी होती है, 200 से 250 वृषण पालियां होती है। ठीक है, कितनी होती है, 200 से 250 वृषण पालियां यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इन वृषण पालियों के अंदर ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, इन वृषण पालियों के अंदर यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इन वृषण पालियों के अंदर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं, इसकी बात भी अपन करेंगे। तो अभी देखिएगा यहाँ पे ये जो है ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है और ये ट्यूब्यूल्स जो है आगे जाके ये सब एक हो जाती है। ठीक है, ये सब क्या हो जाती है, एक हो जाती है आगे जाके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वृषण पालियां होगी, वृषण पालियों के अंदर हमने छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनाई। ये ट्यूब्यूल्स कहलाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्स। इनको कहते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। इनको अपन क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है अभी, शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। इनको अपन क्या कहेंगे, शुक्रजनक नलिकाएं कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक शुक्रजनक नलिका के अंदर ये जो एक वृषण पाली है ना, इसके अंदर दो या तीन शुक्रजनक नलिकाएं हो सकती है। अब ये शुक्रजनक नलिकाएं आगे जाके देखो ये पूरा एक जाल बना दिया ना, यहाँ पे पूरा एक जाल बना दिया। इसको बोलते हैं वृषण जालक। इसको क्या बोला जाता है, ये जो जाल बन रहा है इसको बोला जाता है वृषण जाल। इसको क्या बोला जाता है, वृषण जालक बोला जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वृषण जालक बोलते हैं। ठीक है, वृषण जालक के बाद यहां से जो ये ट्यूब बन रही है, इस ट्यूब को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इसको क्या बोला जाता है, शुक्रवाहिनी बोला जाता है। और ये शुक्रवाहिनियां जो है मिलकर एक मोटी नलिका बनाती है। ये जो शुक्रवाहिनियां हैं ये मिलकर एक मोटी नलिका बनाती है। इस मोटी नलिका को क्या कहा जाता है, इस मोटी नलिका को कहा जाता है अधिवृषण। ये जो मोटी नलिका बनी है ना, इसको कहा जाता है अधिवृषण। इसको क्या कहा जाता है, अधिवृषण। और इस अधिवृषण से फिर बाद में एक नली निकलती है, और ये नली जो है ऊपर जाती है। इस ऊपर वाली नली को, इस नली को हम क्या बोलते हैं, इस नली को अपन बोलेंगे शुक्रवाहिका। ये क्या है, शुक्रवाहिका है। इसको अपन क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिका। ये हमारी क्या हो जाएगी, शुक्रवाहिका हो जाएगी। ये शुक्रवाहिका आगे जाके किसके अंदर खुलेगी, शुक्राशय के अंदर। किसके अंदर खुलेगी, शुक्राशय के अंदर खुलेगी। और इसके साथ मिलेगी मूत्र नली। इसके साथ कौन मिलेगी, मूत्रवाहिनी मिलेगी। और मूत्रवाहिनी और ये मिलकर दोनों एक नली बनाती है, जिसको अपन कहते हैं स्खलन नलिका। इसको क्या कहते हैं, स्खलन नलिका। और ये स्खलन नलिका जो है किसके अंदर जाती है, ये जाती है पेनिस के अंदर। ये किसके अंदर जाती है, पेनिस के अंदर जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके वृषण का चित्र हो गया, वृषण की। और बहुत शानदार चीजें हैं, इतनी गजब की चीजें हैं कि ये मतलब कोई ऐसे नहीं है कि कोई जो है छोटी मोटी बात है। मतलब जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये वृषण पालियां ना आपको कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा ये चीजें। आप सोचो, ये तो मतलब एक अपनी एक जो है इस तरह से आप देख रहे हो कि ये तो एक शुरुआत है। तो किस लेवल का आपको कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप भले रीट की तैयारी कर रहे हो, आप भले पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए जो पैनल पे लिख दिया है ना, उससे बाहर नहीं है कुछ भी। और जो लाइव सेशन, जो एमसीक्यूज होंगे, उसकी तो बात ही देखना आप। गजब का जो है मैटर तैयार कर रहे हैं और गजब की चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं। तो डेफिनेटली आप जुड़े हमारे साथ, और भी लोगों को जो है आप सजेस्ट करें और जो है साथ में जुड़े। चलिए देखिए, ये वृषण का हमने यहाँ पे एक वृषण का चित्र बनाया है। यहाँ पे इसके अंदर ये जो अलग अलग पालियां दिखाई दे रही है, इनको हम क्या कह रहे हैं, वृषण पालियां कह रहे हैं। और एक वृषण के अंदर वृषण पालियों की संख्या कितनी होगी आपकी, तो वृषण पालियों की संख्या होगी आपकी 200 से 250। कितनी होती है भाई, 200 से 250 जो है वृषण पालियां होती है। यहाँ पे कितनी होती है,
200 से 250 जो है वृषण पालियां होती है। उसके बाद जो है हमने कहा कि भाई इसके अंदर क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्राणुओं का निर्माण कौन करती है कि शुक्रजनक नलिकाएं करती है। शुक्रजनक नलिकाओं से फिर पतली पतली जो नलिकाएं निकलती है उनको अपन कहते हैं शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां किसका निर्माण करती है, अधिवृषण का निर्माण करती है। अधिवृषण का निर्माण करती है। अधिवृषण के बाद जो है शुक्रवाहिका निकलती है। शुक्रवाहिका शुक्राशय तक जाती है। आगे जाके इसके अंदर कौन मिल जाती है, मूत्रवाहिनी मिल जाती है। और मूत्रवाहिनी मिलकर ये इजेक्टली ट्यूब्यूल्स बनती है, स्खलन नलिका बनती है जो सीसन के माध्यम से, क्योंकि पुरुषों के अंदर मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। महिलाओं के अंदर अगर अपन देखेंगे तो योनि छिद्र और मूत्र मार्ग जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चित्र आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमारी वृषण पालियां हैं और ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इनके बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इनके बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। क्या आप बता सकते हैं इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं। इनको क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। और अंतराली कोशिकाएं जो होती है, ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं, आपको पता होना चाहिए, इन अंतराली कोशिकाओं को हम इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोशिकाएं बोलेंगे, लीडिंग सेल बोलेंगे। लीडिंग सेल बोला जाता है इनको। और लीडिंग सेल जो है, आपने पढ़ा होगा कि ये अंतराली कोशिकाएं पुरुषों के अंदर किसका स्त्रवन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवन करते हैं, जो पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, चलिए, तो इस चित्र को आप समझ गए होंगे। अब वृषण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पे बातें की है उसके बारे में अपन पॉइंट्स लिख देते। देखो यहाँ पे देखिए, नर में मुख्य जनन अंग होता है। मुख्य जनन अंग वृषण होते हैं। ठीक है, मुख्य जनन क्या है, वृषण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, भाई संख्या होती है 2। संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब वृषण जो है वृषण कोश के अंदर होते हैं। वृषण किसके अंदर होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। वृषण किसके अंदर होते हैं, वृषण कोश के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, वृषण कोश के अंदर आपको मिलेंगे। स्क्रोटम किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, शानदार क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई भी बच्चा जब मां के गर्भ में है उस समय ये वृषण शरीर से बाहर होते हैं क्या? नहीं होते। वृषण शरीर से बाहर कब आते हैं, 7वें महीने के अंत में या गर्भकाल के 8वें महीने के शुरुआत के अंदर। उस समय वृषण उदर गुहा से बाहर आते हैं, मां के गर्भकाल के दौरान। अब आप कहेंगे कि ये बाहर क्यों आते हैं? तो ये बाहर आते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्र जनन के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, वृषण जो है, वृषण उदर गुहा से 7वां या सीधा 8वां महीना लिख दे, 8वां माह। अब 8वां माह का मतलब माह का जो गर्भकाल है उसकी बात कर रहे हैं अपन। उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्र जनन के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस कारण से ये जो है शरीर से बाहर स्थित होते हैं। तो बहुत शानदार लाइन है।
वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। अब ये बाहर कब आते हैं ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी, और बाहर क्यों आते हैं ये बात भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब अगर कभी ऐसा हो सकता है कि ये उदर गुहा से बाहर नहीं आए, तो ये एक तरह से क्या है, रोग है। भाई जैसी हमारे शरीर की संरचना है वैसा अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, शरीर बीमारी से ग्रसित है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। बाकी तो ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे नोट लगा के लिखेंगे कि शरीर से उदर गुहा से वृषण का बाहर नहीं आना या वृषण कोश में वृषण का नहीं उतरना क्या कहलाता है, क्रिप्टोक्राइडिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिप्टोक्राइडिज्म कहलाता है। देखो वृषण का वृषण कोश में नहीं आना, वृषण का वृषण कोश में नहीं आना क्या कहलाता है, क्रिप्टोक्राइडिज्म कहलाता है। क्रिप्टोक्राइडिज्म कहलाता है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रिप्टोक्राइडिज्म कहलाता है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी ऐसा हो सकता है, या फिर जो है किसी न किसी परेशानी की वजह से ये चीज अपनों को देखने को मिल सकती है। तो नर में मुख्य जनन अंग क्या हो गया, वृषण हो गया। वृषण की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, वृषण किस में स्थित होंगे, स्क्रॉटम के अंदर, वृषण कोश के अंदर स्थित होंगे। वृषण उदर गुहा से बाहर रहते हैं, और ये बाहर कब आते हैं, माँ के गर्भ काल के 7वें महीने के अंत में या 8वें महीने के प्रारंभ में ये उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि शुक्र जनन के लिए हमें जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो शरीर का जो तापमान है, शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर से हमें कम तापमान की आवश्यकता होती है, इस कारण से ये उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। अगर कई बार ऐसा हुआ कि वृषण का वृषण कोश में नहीं आना हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे क्रिप्टोक्राइडिज्म। क्या कहते हैं इसको, क्रिप्टोक्राइडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये वृषण के बारे में बात होगी। अब देखो वृषण के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, 2 तरह की कोशिकाएं मिलेगी आपको। वृषण के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं मिलेगी। देखो वृषण के अंदर हमने बात की कि भाई यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक तो पाई जाती है शुक्रजनक नलिकाएं। एक तो क्या पाई जाती है, वृषण के अंदर क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं। क्या पाई जाती है, यहाँ पे शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। इस शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ध्यान रखिएगा, इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती है। यहाँ पे 2 तरह की कोशिकाएं होगी। एक तो होती है नर जनन कोशिका या जर्म कोशिका जिनको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जर्म कोशिका बोलते हैं, जर्म कोशिका। ठीक है, जर्म कोशिका बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया भी नाम देते हैं इसको। यहाँ पे दूसरी कोशिका जो होती है उसको अपन बोलते हैं सर्टोली कोशिका है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार। ठीक है, सर्टोली कोशिका कोई सामान्य बात नहीं है, पूरी बातें स्टैंडर्ड लेवल की, सारी बातें स्टैंडर्ड लेवल की। ठीक है, जर्म कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका है। ये कोशिकाएं क्या करेगी, ये कोशिका शुक्र जनन करेगी। ये क्या करेगी, शुक्र जनन करेगी। शुक्र जनन को अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस ये करेगी शुक्र जनन। और ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्राणु है, ये एक सतत प्रक्रिया है और चल कोशिका होती है। ये क्या होती है, चल कोशिका होती है, चलित कोशिका होती है। क्योंकि अंडाणु अगर देखेंगे ना, अंड कोशिका अगर देखेंगे तो वो अचल कोशिका होती है, लेकिन ये क्या होती है, चल कोशिका होती है, गतिशील कोशिका होती है। ये क्या होती है, गतिशील कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे शुक्र जनन तो कौन कर रही है, अभी जर्म कोशिका कर रही है, स्पर्मेटोगोनिया कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन शुक्राणुओं के निर्माण के बाद इनको पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, सर्टोली कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे सर्टोली कोशिकाओं के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है,
शुक्राणु को क्या करती है भी, पोषण प्रदान करती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो सर्टोली कोशिकाएं हैं। और जर्म कोशिकाएं क्या कर रही है, शुक्र जनन का कार्य कर रही है। स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं क्या कर रही है, शुक्र जनन का कार्य कर रही है यहाँ पे इस शुक्रजनक नलिका के अंदर। इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में हमने एक कोशिकाएं देखी है, वो कोशिकाएं कौन सी थी, अंतराली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं थी भी, अंतराली कोशिकाएं थी। अंतराली कोशिकाओं को हमने कहा कि इनको हम लीडिंग सेल भी बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, लीडिंग सेल भी बोल सकते हैं। तो ये जो लीडिंग सेल है, इनका क्या काम है भी, तो ये अंतराली कोशिकाएं जो होती है, आप देखिएगा यहाँ पे, ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं, ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है, तो आप कहेंगे अंतराली कोशिकाएं एक हार्मोन का स्रवन करती है, एंड्रोजन्स का स्रवन करती है। ये किसका स्रवन करती है, एंड्रोजन का स्रवन करती है। एंड्रोजन माने इसी का पार्ट है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का स्रवन किसके द्वारा किया जाता है, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा भी, ये हमारे शरीर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे पुरुषों की आवाज का मोटा होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो इन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। किन कोशिकाओं से, अंतराली कोशिकाओं से रिलीज होता है। इसको अगर इंग्लिश में पूछ ले तो लीडिंग सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, तो आप कहेंगे टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है, आप देख सकते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हैं, दाढ़ी मूंछ का आना है, आवाज का मोटा होना है, ये सारी चीज किसके अंदर आ जाएगी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंदर आ जाएगी। आप चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। जो हम वृषण की बात कर रहे हैं, तो वृषण के अंदर आप देखो, वृषण कौन सा है, ये वृषण है। ये क्या है, वृषण है। इस वृषण के सबसे बाहर एक आवरण मिलेगा आपको, एक झिल्ली मिलेगी जिसके अंदर संकुचन होता रहता है। उस झिल्ली को अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है। अगर आपसे कभी पूछ लेना कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया या वृषण की बाहरी झिल्ली को अपन क्या कहते हैं, तो इसको अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये ऐसा क्वेश्चन आपको कई ऐप में भी नहीं मिलेगा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपने पढ़ा भी नहीं होगा ऐसा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि भी, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा है और जो है आप बता रहे पहली बार, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, साइंस बैकग्राउंड से है तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, हमारी सबसे वृषण के ऊपर बाह्य झिल्ली है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसके अंदर वृषण के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, शिथिलन होता है। तो यहाँ पे पाई जाती है विशेष प्रकार की पेशियां, डार्टोस्पेशिया। वृषण के अंदर क्या पाई जाती है, डार्टोस्पेशिया पाई जाती है। विशेष प्रकार की डार्टोस्पेशिया होती है जो वृषण के अंदर संकुचन और शिथिलन का कार्य करती है। वृषण के अंदर संकुचन और शिथिलन का कार्य करती है। वृषण में संकुचन, वृषण में संकुचन व शिथिलन, संकुचन व शिथिलन का कार्य करती है। वृषण के अंदर संकुचन और शिथिलन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, डार्टोस्पेशिया के द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं का जो निर्माण हो रहा है, उस शुक्राणु पथ की बात करते हैं कि शुक्राणु जो है वो किस पथ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उस पथ को अपन क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे शुक्राणु पथ की बात करें, सबसे पहले शुक्राणु जो है किसके अंदर, वृषण पालियों के अंदर यहाँ से निर्मित होते हैं। वृषण पालियों से ये निर्मित होते हैं। वृषण पालियों के बाद देखो सबसे पहले किसके अंदर होंगे, ये शुक्रजनक नलिका के अंदर होंगे।
किसके अंदर होंगे? शुक्रजनक नलिका के अंदर होंगे। शुक्रजनक नलिका से ये निकलेंगे। शुक्रजनक नलिका से निकलकर शुक्रजनक नलिका के बाद क्या बनेगा? शुक्रजनक नलिका के बाद वृषण जालक बनेगा। क्या बनेगा? वृषण जालक बनेगा। तो ये फिर किसके अंदर आएंगे? वृषण जालक के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? वृषण जालक। वृषण जालक के बाद निर्माण होगा किसका? वासा इंफ्रेशिया का। वासा इंफ्रेशिया बोलते हैं जो वृषण शुक्र वाहिनी है, जिसको अपन कहते हैं शुक्र वाहिनी। तो बाद में ये किसके अंदर आएगा? शुक्र वाहिनी के अंदर आएगा। शुक्र वाहिनी के बाद ये किसके अंदर जाएंगे? यहाँ से ये निकले, यहाँ से ये वृषण पालियां हैं जिसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं हैं। उसके बाद ये क्या बना? शुक्र जालिका, वृषण जालक बना है। यहाँ पे वृषण जालक के बाद पतली पतली और नलिकाएं बनी हैं। उन नलिकाओं को अपन क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनियां। और शुक्र वाहिनियां, ये जो मोटा भाग आपको दिख रहा है, इस मोटे भाग को अपन क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस बोलेंगे, अधिवृषण। इसके बाद ये किसके अंदर आ जाते हैं? अधिवृषण के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ये किसके अंदर आ जाते हैं? अधिवृषण के अंदर आ जाते हैं। और अधिवृषण के बाद ये किसके अंदर जाते हैं? अधिवृषण। ये यहाँ से वृषण पालियों से निकलकर ये किसके अंदर आ गए? अधिवृषण के अंदर। और अधिवृषण से ये जो नली जा रही है, इस नली को अपन बोलेंगे शुक्रवाहिका। इसको अपन क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिका बोलेंगे। इसके बाद ये किसके अंदर चले जाते हैं? शुक्रवाहिका के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर चले जाते हैं? शुक्रवाहिका के अंदर चले जाते हैं। शुक्रवाहिका से आप देखो यहाँ पे, शुक्रवाहिका के बाद ये जो नली आ रही है, ये यूरेटर है, ये मूत्रवाहिनी है। ये क्या है? मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है। अब आपको पता है कि पुरुषों के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होता है। इसके अंदर क्या है? मूत्र मार्ग व जो है वीर्य मार्ग क्या होता है? एक ही होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। तो ये आगे जाके जब ये मूत्र मार्ग के साथ मिल जाएगा, उस समय इसको हम क्या कहेंगे? उस समय इसको अपन कहेंगे स्खलन नलिका। उसके बाद अपन इसको क्या कहेंगे? स्खलन नलिका कहेंगे। तो ये जैसे ही इसके साथ मिल जाएगा तो इसको अपन फिर क्या कहेंगे? स्खलन नलिका। और स्खलन नलिका के बाद ये किसके अंदर आएगा? शुक्राशय के अंदर आएगा। फिर ये किसके अंदर आएगा? शुक्राशय। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको अपन कहेंगे शुक्राशय। इसको अपन क्या कहेंगे? शुक्राशय। इसको अपन क्या कहेंगे? शुक्राशय। 3 ग्रंथियां पढ़ी हमने। एक शुक्राशय है, ये शुक्राशय हो गया। इसके बाद ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। और प्रोस्टेट के नीचे यहाँ पे देखो, प्रोस्टेट के नीचे ये आपको मिलेगी वल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। ये क्या मिलेगी? वल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से जो द्रव निकलते हैं, कि भाई आप देखो यहाँ पे कि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि व वल्बो यूरेथ्रल और जिसको अपन कहते हैं काउपर्स ग्रंथि। इन ग्रंथियों से जो द्रव निकलता है, उस द्रव को अपन कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। उसको अपन क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ये सेमिनल प्लाज्मा इन ग्रंथियों के द्वारा तैयार होता है। किसके द्वारा? इन ग्रंथियों के द्वारा तैयार होता है। अब इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर आप सोचो कि ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, इस सेमिनल प्लाज्मा के साथ अगर शुक्राणु मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे? तो सेमिनल प्लाज्मा के साथ जब शुक्राणु मिल जाते तब इसको क्या कहा जाता है? तब इसको वीर्य कहा जाता है। वीर्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? ये यूरेथ्रा हो जाएगा और यूरेथ्रा के माध्यम से ये जो है यहाँ से छिद्र हो जाएगा।
ये क्या है, छिद्र हो जाएगा, जिससे मूत्र त्याग और वीर्य त्याग दोनों यहीं से किए जाते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टेस्टिस हो जाएंगे। और इस टेस्टिस की संरचना को पूरी तरह से अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी पूरी तरह से जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपन ने देखा है। देखो अधिवृषण है, शुक्र वाहिका, शुक्र जालक, मूत्र मार्ग, ये सारी चीज़ इसके अंदर वृषण पालियाँ है, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे अपन ने देखी है। जर्म कोशिका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जर्म कोशिका ये क्या करती है, शुक्राणुओं का जनन करती है। शुक्र जनन का कार्य किसके द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा किया जाता है, जर्म कोशिका के द्वारा किया जाता है। जो चल कोशिका है, जो क्या है, चल कोशिका है, चलित कोशिका है, गतिशील कोशिका है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि शुक्राणु गतिशील कोशिका या अगतिशील, तो ये गतिशील कोशिका है, ठीक है। और शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। शुक्र जनन जो है, शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, सतत प्रक्रिया। आपने कभी सुना होगा कि एक पुरुष जो होता है वो जीवन भर जीवन के किसी भी एज ग्रुप के अंदर पिता बन सकता है, अगर उसके शुक्राणुओं में जान है तो। क्योंकि उसके अंदर 60% शुक्राणुओं के अंदर जान होनी चाहिए, तब जाके वो जो है पिता बन सकता है। लेकिन एक मादा 45 से 50 साल की उम्र तक ही माँ बन सकती है, उसके बाद माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके बाद मीनोपोज अवस्था आ जाती है, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का मतलब है अंडोत्सर्ग बंद हो गया है, अंडोत्सर्ग बंद हो गया है, ठीक है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, जबकि अंड जनन जो होता है वो असतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक हमने देखा कि यहाँ पे अधिवृषण है, ठीक है। ये ग्रंथियां होगी, प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं, वल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां है, शुक्राशय है, ये सब मिलकर जो है सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर जब शुक्राणु को अपन मिला देते तो क्या बन जाता है, वृषण। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे अधिवृषण से रिलेटेड, कि भी जो अधिवृषण है, अधिवृषण से रिलेटेड आप चीज ध्यान रखेंगे। अधिवृषण के अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। भाई शुक्र जनन कौन कर रही है, जर्म कोशिकाएं कर रही है, लेकिन हमने कहा कि सर्टोली कोशिकाएं क्या कर रही है, शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रही है। लेकिन शुक्राणुओं को मैच्योरिटी, परिपक्वन कहाँ पे होता है, अधिवृषण के अंदर होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का जो परिपक्वन है ये किसके अंदर होता है, तो शुक्राणु का परिपक्वन जो है वो अधिवृषण के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी बात अपन जो है शुक्राणु की संरचना की कर लेते हैं। शुक्राणु की संरचना देखो, बहुत शानदार चीज है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना देखिएगा, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की जो संरचना है इसकी बात अगर अपन करें तो शुक्राणु की संरचना आप देखो, इस तरह से एक भाग मिलेगा आपको जात जैसा, एक भाग मिलेगा आपको इस तरह से रॉकेट जैसा, ठीक है। ये रॉकेट जैसा भाग है इसका, ठीक है। ये भाग थोड़ा सा ऐसा आके इस तरह से जो है इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये इस तरह से चलता चलता थोड़ा सा यहाँ से जो है मोटा होगा, थोड़ा सा इधर से, ठीक है। फिर जो है ये इस तरह से भाग पीछे अपन पूंछ बना देंगे, ये इस तरह से ये भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये शुक्राणु की संरचना, इसका जो ये वाला भाग है ना, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला, इसको अपन कहते हैं शीर्ष। ये क्या है, शीर्ष है। शुक्राणु का जो सबसे आगे वाला भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे भी, शीर्ष कहेंगे। और इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग कौन सा वाला, ये वाला जो है ना, इसको अपन कहते हैं ग्रीवा या नेक, गर्दन कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं मध्य खंड, इसको अपन क्या कहते हैं, मध्य खंड कहते हैं। और ये हो जाएगी पूंछ, ये क्या हो जाएगी, पूंछ हो जाएगी। तो शुक्राणु के कितने भाग हो गए भाई, 4 भाग हो गए ना। एक शीर्ष भाग हो गया, एक क्या हो गया, शीर्ष भाग हो गया, और एक क्या हो गया, ग्रीवा हो गया, एक मध्य खंड और एक पूंछ हो गया, ठीक है। 4 भाग हो गया। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। कितने भाग है भाई, 4 भाग है। अब इन चारों भागों की जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको अक्सर एग्जामों के अंदर पूछी जाती है, उसी बात को मैं यहाँ पे मेंशन आउट कर देता हूँ। ये जो शीर्ष है,
सबसे टॉप है शीर्ष। इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके अंदर क्या चीज है? इस शीर्ष के अंदर आपको मिलेगा केंद्रक। इस शीर्ष के अंदर क्या मिलेगा? केंद्रक, जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ है, जिसका जैसा शुक्राणु होगा उसका बच्चा वैसा ही पैदा होगा, उसका डीएनए वैसा ही होगा। ठीक है, एक तो हो गया इसके अंदर केंद्रक, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ। दूसरी बात, इसके अंदर होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम जिसको हम कह सकते हैं एक तरह का लाइसोसोम है, जिसका निर्माण गोल्जी इकाई के द्वारा होता है। जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी इकाई के द्वारा होता है। शीर्ष जो है उसके अंदर क्या होता है? एक्रोसोम होता है। देखो इसके अंदर एक तो क्या होगा आपके, एक तो क्या होगा इसके अंदर केंद्रक होगा, इसमें इस भाग में केंद्रक, इस भाग में केंद्रक व एक्रोसोम होता है। केंद्रक व एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम होता है। ठीक है, और एक्रोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु को निषेचित करने के लिए, अंडाणु के बाहर जो झिल्ली है उस झिल्ली में प्रवेश करने के लिए, उस झिल्ली को पिघलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उस झिल्ली को पिघलाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस बात के अंदर इतना सा ध्यान रखिएगा। दूसरा भाग होता है ग्रीवा। दूसरा भाग क्या है आपका? ग्रीवा है। और ग्रीवा जो है, इस ग्रीवा के अंदर क्या होते हैं? तारककाय होते हैं। इस ग्रीवा के अंदर क्या होते हैं? तारककाय होते हैं। दो तारककाय मिलेंगे आपको, एक समीपस्थ तारककाय मिलेगा, एक दूरस्थ तारककाय मिलेगा। एक विदलन के अंदर कार्य करेगा और एक पूंछ के निर्माण के अंदर कार्य करेगा। तो यहाँ पे दो तारककाय मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको समीपस्थ तारककाय मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा समीपस्थ तारककाय और एक मिलेगा आपको दूरस्थ तारककाय। एक क्या मिलेगा? दूरस्थ तारककाय। एक क्या मिलेगा? दूरस्थ तारककाय। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मिलेगा यहाँ पे तीसरा भाग मिलेगा मध्यखंड। मध्यखंड, और मध्यखंड के अंदर आपको क्या मिलते हैं? मध्यखंड के मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछा जाता है शुक्राणु के किस भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं जो शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो ये मध्यखंड के अंदर मिलते हैं। इस भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। और पूंछ जो है वो क्या करती है भाई? गति प्रदान करती है। पूंछ लास्ट भाग है जो क्या करती है? गति प्रदान करती है, शुक्राणु को गति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये शुक्राणु के चार भाग है, और चारों भागों के अंदर जो चीज मैंने लिखाई है ना आपको, डेफिनेटली बहुत 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 शानदार चीज है। और इस भाग के अंदर मानव जनन तंत्र के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने बात करी है कि कोई भी जीव अपने समान अगर कोई जीव उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। और मानव जनन तंत्र के अंदर हमने देखा कि जो नर जनन तंत्र है या मानव के अंदर जो बच्चा उत्पन्न होता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप काउंट कर दे, तो उसके अंदर अपन स्टेप कर देंगे। सबसे पहले युग्मकों का जनन होता है। युग्मकों का जनन होता है, शुक्र जनन, अण्ड जनन होता है। शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है, अण्ड जनन जो है एक असतत प्रक्रिया होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। उसके बाद क्या होता है? वीर्य सेचन होता है, मादा योनि के अंदर स्थानांतरण होना वीर्य का। उसके बाद क्या होता है? निषेचन जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और उसके बाद युग्मनज जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर विभाजन के बाद कोशिका भ्रूणीय रूप में किसके अंदर आके स्थापित होती है? इम्प्लांटेशन होता है गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन होने के बाद गर्भावस्था शुरू होती है, और गर्भावस्था के बाद क्या होता है?
प्रसव होता है और प्रसव के अंदर एक शिशु का जन्म होता है और शिशु को जन्म देने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। नर जनन तंत्र के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, वृषण होता है। इसके अलावा अपन जो है दूसरे पार्ट जो है उनको अपन द्वितीयक जनन अंगों के रूप में देख सकते हैं। और जनन ग्रंथियां अगर पूछे आपको नर जनन तंत्र के अंदर तो आप बता सकते हैं शुक्राशय है, प्रोस्टेट है और काउपर्स है। ठीक है, उसके बाद देखो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं वृषण के अंदर जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर वृषण पालियां होगी 200 से 250 के आसपास, जिसके अंदर क्या होगी, शुक्रजनक नलिकाएं होगी। शुक्रजनक नलिकाएं जो है शुक्र जालक का निर्माण करेगी और शुक्र जालक से शुक्रवाहिनी से अधिवृषण का निर्माण होगा। अधिवृषण फिर किसके अंदर, शुक्रवाहिका से शुक्राशय तक ये शुक्राणु जाते हैं। ठीक है, इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में आपको कोशिकाएं मिलेगी, अंतराली कोशिकाएं। इन अंतराली कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो अंतराली कोशिकाएं होती है, ये अंतराली कोशिकाएं क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है और ये वही टेस्टोस्टेरोन है जो पुरुषों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमने जो शुक्रजनक नलिका है इसके अंदर दो तरह की कोशिकाओं की बात की। एक जर्म कोशिका होती है जो शुक्र जनन का काम करेगी और एक होती है सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये बात हमने की इसके अंदर। इसके अलावा हमने इस चित्र के बारे में बात की, कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे होता है, उस सभी पार्ट्स को अपन ने इस चित्र के अंदर देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है शुक्राणु संरचना की बात की। शुक्राणु संरचना के अंदर आप देखोगे तो जो सबसे आगे का भाग है उसको शीर्ष कहते हैं और शीर्ष के अंदर एक तो आपको क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। केंद्रक के अलावा यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्रोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्रोसोम मिलेगा। और इस एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे गोल्जी इकाई के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा, गोल्जी इकाई के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा भाग होता है ग्रीवा, जिसके अंदर तारकाएं पाए जाते हैं। मध्य खंड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपी ऊर्जा प्रदान करते हैं किसको, शुक्राणु को। ठीक है, तो इन चारों के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा है। ठीक है भाई, चलिए तो आज के जो है इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ हमने पढ़ी डेफिनेटली आपको जो है अच्छी लगी होगी और बहुत शानदार कंटेंट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया आपको, जो एग्जामों के अंदर, आजकल के एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। और आप जो देखेंगे ना इसके अंदर, तो ऐसी चीज़ें अपन ने देखी है जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपको क्वेश्चन मिले हैं, लेवल के क्वेश्चन है, रीट के पेपर आप उठा के देखिए, उनके अंदर इस तरह का कंटेंट अपन ने देखा है। और ये एक केवल शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी पड़ी है। तो आप जुड़े हमारे साथ, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपन इस सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ेंगे। जो है इसके बाद का जो टॉपिक होगा जिसके अंदर मादा जनन तंत्र की अपन बात करेंगे नेक्स्ट डे के अंदर। तो चलिए मिलते हैं मादा जनन तंत्र के साथ। आप सभी का हमारे इस चैनल के सपोर्ट के लिए, हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद, नमस्कार।